सबसे पहले तो योगेन जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार जी। और आप उस मुहिम में जुटे हुए हैं जिससे पर्यावरण की रक्षा होती है, प्रकृति की रक्षा होती है, पेड़ बचते हैं और लोगों का जीवन सामान्य बनता है। तो हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये गौकास्ट की परिकल्पना का आपके मन में कैसे ख्याल आया और किस उद्देश्य से आपने सोचा कि मुझे इस काम को आगे ले जाना है? देखिए, ये गाय के गोबर की लकड़ी है जिसको कि गोकाष्ठ कहते हैं। इस गोकाष्ठ का उपयोग होलिका दहन में देखते हैं कि पिछले 4-5 साल से हो ही रहा है, और अंतिम संस्कार में उपयोग हो रहा है, इंडस्ट्रियल बॉयलर में उपयोग हो रहा है, होटल के तंदूर में उपयोग हो रहा है, वो घरेलू रूप के ईंधन में भी उपयोग हो रहा है। जहाँ पे भी लकड़ी को ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं वहाँ पे इस गोकाष्ठ का उपयोग हो रहा है। तो ये गौकास्ट एक सामान्य व्यक्ति को यदि आप समझाना चाहते हैं तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जिस सिटी के अंदर भी गौशालाएं हैं तो वहाँ पे गोबर बहुत निकलता है। तो वो गोबर का उपयोग क्या करते हैं, या तो वो कंपोस्ट खाद बनाएंगे, है ना, कंपोस्ट खाद बना ली, या बर्मी कंपोस्ट बना लिया, या वो क्या करते हैं कि उसको ना मीथेन जनरेट करते हैं एनारोबिक डाइजेशन से, या मीथेन से वो ना अपने घर में ईंधन के रूप में उपयोग कर लेते हैं, या उस मीथेन को फिल्टर करके बायो सीएनजी बना लेते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि एकदम उस गौशाला में पैसा नहीं आ पाता है, मैं आपको बताऊं। लेकिन ये गोकास्ट ऐसी है, एक छोटी सी मशीन लग जाती है गोकास्ट की उस गौशाला के अंदर, और वहाँ पे गोकास्ट बनाते हैं, सन ड्राई करके शमशान घाट में ले जाके बेच देते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि जो जितनी भी, चाहे छोटी गौशाला हो बड़ी गौशाला हो, आज भोपाल का एग्जांपल दूं, एक रामकली गौशाला आज लाखों रुपये आ रहा है, लाखों रुपये आ रहा है। आज गौशालाएं भोपाल की बहुत सी जो गौशालाएं हैं जहाँ जहाँ गोकास्ट बन रही है, 18 गौशालाओं में मशीन लगी हुई है, 12 गौशालाओं में मशीन नहीं लगी है। वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, गांव में मशीन लगा ली है, छोटी छोटी गौशालाओं से गोबर लेके आते हैं, वहाँ पे गोकास्ट बना रहे हैं। तो आप ये देखिए, जिसपे गाय है वो भी गोकास्ट बना रहा है, जिसपे गाय नहीं है वो 10 जगह से गोबर लाके, जैसे दूध वाला नहीं जाता घर घर दूध बांटने जाता है, वो 10 जगह से गोबर लेके आता है और उनको उस गोबर का पैसा देता है। अगर किसी पे 4 गाय हैं, अगर उसका 10 किलो गोबर भी निकल रहा है तो उसका भी वो उसको पैसा देता है। किसी पे मान लो 100 गाय हैं तो उसका भी वो उसको पैसा देता है। तो जिस पे गाय नहीं है वो भी इस काम को कर सकता है, और जिस पे गाय है वो तो काम कर ही रहा है। मेरा इसका मूल ध्येय ये है कि हमें पेड़ों को कटने से बचाना है, पर्यावरण का संरक्षण करना है, गोमाता का संरक्षण करना है। और मैं आपको बताऊं, जिस गौशाला के अंदर ये गोकास्ट बन रही है उस गौशाला के अंदर 4 से 5 लोगों को रोजगार मिल रहा है। हमारे महात्मा गांधी जी की जो एक परिकल्पना थी ना कि अगर भारत को सशक्त करना है तो गांव को सशक्त करना पड़ेगा, और मैं ये बता रहा हूं ये गोकास्ट वही चीज है। हर गांव में गौ माता है, और जहां पे ये गोकास्ट बनेगी सारे गांव अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत ही विस्तार से ये सारी चीज़ें बताई कि गाय के गोबर को हम किस प्रकार से गौकास्ट का रूप दे सकते हैं और किस तरीके से आमदनी भी अर्जित कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जब आपने ये काम शुरू किया था तो स्थिति क्या थी, और आज जब हम वर्तमान को देखते हैं तो आपने क्या परिवर्तन महसूस किया है कि अब गौकास्ट का ये जो आपका सपना था किस तरीके से और भी विस्तार रूप लेता जा रहा है, और मध्य प्रदेश के साथ साथ और कौन कौन से राज्य इसे अपनाने के लिए आगे आए? देखिए, मैं आपको बताऊं, जब इसको शुरू में स्टार्ट किया गया था तो देखिए क्या होता है कि लोग बाग बोलते अरे ये क्या होता है, इससे तो कुछ नहीं होता। लोगों ने एकदम हंसी भी उड़ाई। शुरू में हम लोग, मेरे साथ प्रमोद चुग जी थे, ममतेज शर्मा जी थे, अजय दुबे जी थे, अरुण चौधरी जी थे, हेमंत अजमेरा जी थे, सत्यनारायण बांगड़ जी थे। हम लोग मतलब लोग बाग देखते थे एक वैज्ञानिक आदमी, एक साइंटिस्ट, क्लास 1 गजेटेड ऑफिसर, एक साइंटिस्ट आदमी छोला शमशान घाट पे जाके चिताएं जमा रहा है, चिताओं में गोकास्ट की लकड़ी जमा रहा है। अपने हाथों से मैंने कितनी चिताएं जमा दी हैं, कितने लोगों के अंतिम संस्कार हो गए मुझे नहीं पता था, मुझे अभी भी नहीं पता। तो जब शुरू में जब हमने जमाई, लेकिन अब क्या हो गया है, अब तो पब्लिक मांगने लगी है कि भैया लकड़ी से अंतिम संस्कार नहीं करना, हमें गोकास्ट से ही अंतिम संस्कार करना है। तो आप समझिए। तो मैं तो ये बोलना चाहूँगा कि मतलब आप जो पूछने, अभी आपने एक क्वेश्चन किया कि कितने राज्यों में, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश तो पूरा है ही, आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, ये एक अंडर करेंट है, पूरे देश भर में फैल रहा है। सारे देश से लोग भोपाल का गोकास्ट मॉडल देखने भोपाल आ रहे हैं, भोपाल आते हैं। भोपाल में मतलब देखिए ऐसे लोग आ रहे हैं, नासिक से आए, मुंबई से आए, सब जगह से आए कि हम आपका भोपाल में गोकास्ट का मॉडल देखना चाहते हैं। तो वो उस मॉडल को देखने आ रहे हैं। और मैंने सबसे एक चीज़ कहता हूँ, मैं बोलता हूं, आप मेरे इंटरव्यू सुनते हैं वो चीज़ अलग है, लेकिन प्रैक्टिकल देखने आइए कैसे गौशाला में गोकास्ट बनती है,
किस तरीके से उसका उपयोग अंतिम संस्कार में हो रहा है, किस तरीके से होलिका दहन में हो रहा है, किस तरीके से इंडस्ट्रियल बॉयलर में उपयोग हो रहा है, किस तरीके होटल तंदूर में इसका उपयोग हो रहा है, किस तरीके से हवन के अंदर उपयोग कर सकते हैं। आप आंखों से देखिए। मैंने लकड़ी और गोकाश पे रिसर्च करी हुई है। आपको तो आंखों से देखने वाली बात आप कर रहे हैं, तो कहाँ देख सकते हैं इस प्रैक्टिकल पूरी प्रोसेस को? देखिए, आप, मेरा नाम डॉक्टर योगेंद्र कुमार सक्सेना, साइंटिस्ट हूँ, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में। मेरा नंबर है 9425677776। दोबारा रिपीट कर देता हूँ, 9425677776। मेरे को आप फ़ोन कर सकते हैं। आपको मैं भोपाल बुलाऊंगा। भोपाल की कई गौशालाओं में जो गोकाश बन रही है वहाँ पे मैं बनते हुए दिखाऊंगा। आप ट्रेनिंग भी ले सकते हैं किस तरीके से बन रही है। और देन फिर मैं आपको भोपाल के भदभदा, छोला, शमशान घाट, इन शमशान घाटों पे ले जाऊंगा, किस तरीके से वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार में उपयोग हो रहा है। आप सोचिए, आज 1,80,000 कुंटल लकड़ी अंतिम संस्कार में बच गई है। 70,000 कुंटल लकड़ी होलिका दहन में बच गई है। आप सोचिए, 550 एकड़ का जंगल कटने से बच गया है। 60,000 पेड़ कटने से बच गए हैं। पेड़ों के महत्व को इस कोरोना ने बता दिया है। जब कोरोना आया था, हर इंसान ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहा था, मारा भटक रहा था। लेकिन आप सोचिए कि यही वो पेड़ हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑक्सीजन देते हैं। हम किसी न किसी कारण से उन पेड़ों को काट देते हैं। अब समय आ गया है, पेड़ों को कटने से बचाना है, गोकास्ट को अपनाना है। बिल्कुल, पेड़ों को कटने से बचाना है और गोकास्ट को अपनाना है। अच्छा, होलिका का पर्व बहुत ही जल्दी आने वाला है, होली पर्व बहुत जल्दी आने वाला है। तो अब जब होली के डांडे गड़ चुके हैं और लोग अपनी टोलियां बनाकर निकल चुके हैं कि वो उन्हें होली का दहन करना है, और जगह जगह से वो लकड़ी काटने का प्रयास भी बहुत सारे लोग करते हैं, क्या कहना चाहते हैं कि इस होली के पर्व पर हमें किस प्रकार से लकड़ी का संरक्षण करते हुए, वृक्षों का संरक्षण करते हुए होली का दहन करना है? मैं राधेश्याम जी की कृपा से बोलना चाहूँगा। मथुरा, वृंदावन, बनारस की जो होली है आप जानते हैं, बड़ी फेमस होली है। देखिए, हमारा होली का पर्व के इतिहास में जाइए। पहले गाय के गोबर की गोल गोल गुलेरी बनाते थे, गोल गोल गुलेरी, उसको सुखाया करते थे। सुखाने के बाद उसको रस्सी में पिरोया करते थे। बड़ी माला नीचे, छोटी माला ऊपर, छोटी माला, तो गुलेरी की होली जला करती थी। तो मैंने जब ये भोपाल के अंदर, मतलब मैं बताऊं, इंडिया में सबसे पहले यदि गोकाश की होली जली है तो भोपाल में जली है। हमने मुहिम ये चलाई कि उस गुलेरी के अंदर भी गाय का गोबर था और इस गोकाश में भी गाय का गोबर है, तो क्यों ना लकड़ी की जगह गाय के गोबर की गोकाश से होली का दहन करें। पहले साल हमारा कम रहा, दूसरे साल फिर बढ़ता गया, तीसरे साल मैं आपको बताऊंगा कि आज प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मुंह से बोलते हैं कि भैया तो लकड़ी के ट्रक खड़े नहीं हो रहे, और होली का दहन इतने उत्साह से हो रहा है। भोपाल की जनता रोडों पे है, रोड पे वो मुंह से बोल रही है। भोपाल की जनता का पेड़ों के प्रति अथाह प्रेम है। बोले हम होली पेड़ों से नहीं जलाएंगे, हम होली जलाएंगे तो गोकाश से ही जलाएंगे। तो अब मैं बताऊं कि एक स्टेटस सिंबल बन गया है। लोग बाग, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे आम जनता हो, चाहे वो निम्न आय वर्ग के लोग हो, सब लोग गोकाश से ही होली का दहन करते हैं। तो होली का पर्व लगभग 10 दिन की दूरी पर रह गया है। तो जो लोग गोकास्ट खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो कितनी कम कीमत पर आप इसे उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं? और जो लोग प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कहाँ कहाँ आपने व्यवस्था की है भोपाल में? भोपाल के अंदर लगभग 25, अभी मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसा हो सकता है अभी हमारी 1-2 मीटिंग और होंगी तो उसमें ये सेंटर बढ़ भी सकते हैं। और डिफरेंट लोकेशन पे भोपाल में काउंटर खोले जाएंगे और गौशाला वाले वहाँ पे अपनी गोकाश को विक्रय करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अपने जिस एरिया में रहता है और इसकी जानकारी हम न्यूज़पेपर और आप जैसे ऑल इंडिया रेडियो से जैसे आप हैं, आपके द्वारा पब्लिक को मिलती है कि कहाँ कहाँ से गोकाश को लिया जा सकता है और होली का दहन किया जा सकता है। तो मैं आपसे बोलूँगा कि अब की बार होली का दहन आप गोकाश से ही करें। बिल्कुल, आपका अनुरोध हमारे श्रोता ज़रूर स्वीकार करेंगे। योगेंद्र जी, चलते चलते आप क्या अनुरोध करना चाहते हैं आम जनता से कि अब किस प्रकार से हमको पर्यावरण संरक्षण की बहुत ही महती ज़रूरत हो गई है और अब हम सबका फ़र्ज़ क्या बनता है? देखिए, मैं सबसे एक चीज़ कहता हूँ, पर्यावरण क्या है हमको एक बार समझना पड़ेगा। हम जिन भगवान की पूजा करते हैं, भगवान क्या है, पहले आप भगवान को जिस आदमी ने समझ लिया तो पर्यावरण को समझ लिया। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। भगवान, भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, आ से आग और ना से नीर। ये पंच तत्व से मिलके ही भगवान बना है। पंच तत्व से ही मिलके भगवान बने हैं। भगवान का जो शब्द बना है और हमारी जो बॉडी बनी है इसी पंचतत्व से मिली है। हमारा जो पर्यावरण है इसी पंचतत्व से। जिस दिन आपने इस पंचतत्व की सेवा कर ली, इसको प्रदूषित होने से बचा लिया, साक्षात भगवान की सेवा कर ली। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप ये देखिए, पेड़ों के महत्व को समझिए।
पेड़ों के महत्व को समझिए। पेड़ वो टूल है पर्यावरण का जो हर चीज को कंट्रोल करता है। आप पेड़ों में ऐसा मत समझिए कि निर्जीव है, साइंस ने प्रूव कर दिया पेड़ों में जीवन है। जैसे हम दुख सुख महसूस करते हैं ना, पेड़ भी दुख और सुख महसूस करते हैं। तो हमको पेड़ों को समझना पड़ेगा, पेड़ों को नहीं काटना है, पेड़ों को अपने माँ बाप बुआ लड़का लड़की की तरह हमको सहेजना पड़ेगा। मैं तो ये भी बोलता हूँ कि पेड़ों को लगाना बहुत जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है पेड़ों को कटने से बचाना। तो पेड़ों को कटने से कैसे बचाएंगे? जब आप गोकाश अपनाएंगे और पर्यावरण बचाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने बात कही है युगन जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आपका जो गौकास्ट का काम है वो लगातार विस्तार पाता रहेगा। बहुत से ज़्यादा राज्य इसको अपनाएंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे। इतनी महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए और आकाशवाणी को वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद जी।